में बाल संप्रेक्षण गृह से बड़ा मामला सामने आया है। यहां से 5 बाल अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह में हंगामा मच गया है और बताया जा रहा है कि बाल अपराधी दीवार तोड़कर भागे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह से जो ये बड़ा मामला आया है। और मामला क्या कि 5 बाल अपराधी फरार हो गए और बाल संप्रेक्षण गृह में इसके बाद हंगामा मच गया है। दीवार तोड़कर भागे हैं सभी अपराधी, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से ये मामला सामने आया, बाल संप्रेक्षण गृह से 5 अपराधी एक साथ फरार हो जाते हैं दीवार तोड़कर, कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो बाल संप्रेक्षण गृह के जो अधिकारी है उन पर ये लापरवाही पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया सही कहा आपने। थाटीपुर थाना इलाके के गोविंदपुर में ये बाल सर्वेक्षण है, जहाँ से आज से 3 महीने पहले भी ये जो बाल अपराधी है वो भागे थे। और फिर दूसरा मामला आज बीती रात में देखने को मिला है, जहाँ से 5 जो बाल अपचारी हैं वो दीवार तोड़कर भाग गए हैं। और जो जिनमें जो 5 अपराधी जो भागे हैं उनमें 4 चोरी और 1 हत्या के मामले में ये बाल सर्वेक्षण गृह में कैद थे। अब ये पूरे घटना संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से 3 महीने पहले यहाँ से 5 बाल अपचारी भागे थे, फिर दूसरी घटना 3 महीने बाद ये देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पूरी घटना है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक की मौके पर पहुंच गई है और उनकी जो बाल सर्वेक्षण के जो बाल अपचारी भागे हैं उनकी तलाश भी अभी करने में जुटी है। बिल्कुल अनिल, तो आगे पुलिस मामले की जांच में जरूर जुटी है और अब देखना होगा कि कब तक ये जो अपचारी है वो पकड़े जाते हैं और आगे जिनकी लापरवाही है उस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं और शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि अब की बार मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की संख्या बल के आधार पर जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नया अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जब हरी झंडी मिली, तब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म्स की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक 9 जून को शाम के 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान यह भी संभव है कि कैबिनेट में उनके कुछ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा कई वीवीआईपीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई बड़ी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ कार्यक्रम 8 जून को होना था, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें ही जीती। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के ऐसे दूसरे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार मोदी सरकार 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद 26 मई को
मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली थी। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद 30 मई को मोदी ने पीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। कल हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 7 जून को राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए के सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और फिर 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अभी हाल ही में एनडीए की बैठक खत्म हुई है, एक दिन पहले, और सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है धीरे धीरे ही सही जेडीयू ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। वो ये बताने में पीछे नहीं है कि गठबंधन में जेडीयू की क्या अहमियत है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद अग्निवीर योजना से लेकर यूसीसी तक अपनी जो बात रखी, उससे कयासों का दौर जरूर शुरू हो गया है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू के बड़े नेता के बयान से बीजेपी असहज हो सकती है, क्योंकि कल ही एनडीए की बैठक खत्म हुई और तमाम दलों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इस बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना, समान नागरिक संहिता और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बयान दे दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों का असर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिखने लगा। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ और इस बार लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस ने आम चुनाव में अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। वहीं अग्निवीर योजना में जिन राज्यों में सबसे अधिक भर्ती हुई, उन राज्यों में बीजेपी की सीटें भी कम हुई। हरियाणा में पार्टी की सीट 10 से घटकर 5 पर सिमट गई। इतना ही नहीं, यहाँ पार्टी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% पर आ गया। पंजाब में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। तो वहीं राजस्थान में भी बीजेपी 24 से घटकर 14 पर ही रह गई। केसी त्यागी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर हमारा रुख आज भी साफ है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी राज्यों के साथ विचार किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर राज्यों के विचारों को समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखी थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो यूसीसी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। हालांकि जेडीयू एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, तो हम उसके समर्थन में हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार के पलायन को रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। वैसे अभी तक बीजेपी की ओर से इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और हो सकता है पार्टी नेताओं को इस तरह के बयानों से
बचने के निर्देश भी जारी हो गए हों। लेकिन जेडीयू नेता के इन बयानों से साफ है कि जेडीयू आने वाले बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसलिए शायद वो केंद्र सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्र में एनडीए की सरकार बनना तय है। 9 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी तय हो गया है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सरकार के गठन को लेकर फॉर्मूला भी तय हो चुका है। पार्टियों के खाते में 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद आएगा और इस पर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिल गया फॉर्मूला, बन गई सरकार। 4 जून के बाद से एनडीए में सरकार बनाने के तरीकों पर मंथन शुरू हो गया था, जिसके बाद 5 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और टीडीपी जेडीयू ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इस बैठक के पहले ही कयासों का बाजार गर्म था कि ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने सांसदों के लिए बड़े बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर के पद की डिमांड कर रही है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए ने सरकार बनाने का और मंत्रालय बांटने का फॉर्मूला बना लिया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर सरकार बनाने का ये नया समीकरण क्या कुछ है। दरअसल एनडीए सरकार में अब मंत्री पद का फॉर्मूला तय हो गया है। 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मिलने वाला है। टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। इस फॉर्मूले के तहत चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के खाते में 4 मंत्रालय जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास भी 12 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 मंत्रालय मिल सकते हैं। चिराग पासवान की एलजेपी के पास भी 5 सांसद हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में भी 1 मंत्री पद जा सकता है। अगर एनडीए सरकार के इस फॉर्मूले को डिकोड किया जाए तो 8 बड़े मंत्रालय एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकते हैं। 2019 की तुलना में बीजेपी के खाते में इस बार कम सीटें आई हैं, जिसकी वजह से एनडीए के घटक दलों का प्रभाव सरकार में ज्यादा रहने वाला है। दरअसल मोदी सरकार 1.0 में सहयोगियों के पास 3 बड़े मंत्रालय थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अनंत गीते मंत्री बने थे। मोदी सरकार 2.0 में भी घटक दलों के खाते में 3 ही मंत्रालय गए थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अरविंद सावंत मंत्री बनाए गए थे। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से रामदास अठावले राज्य मंत्री बने थे। 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी तब रिकॉर्ड 11 मंत्री घटक दलों से बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी की शपथ में अब कुछ ही दिन बाकी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए का गणित सबसे सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होने के बाद शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी और अमित शाह पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, तो पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जहां एक ओर एनडीए के तमाम घटक दल नई सरकार में अपने अपने शेयर को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी पर परिणामों से पहले शेयर मार्केट में धांधली और घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर बाजार में गिरावट के लिए नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने नतीजों से पहले आम लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने को कहा और इसी के चलते आम भारतीय निवेशकों का 30 लाख करोड़ रुपए आज शेयर बाजार में डूब गया। स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले शेयर बाजार किस तरीके से नाच रहा था और 4 जून को ऐसा क्या हो गया जिसकी थिरकन ने हजारों आम भारतीय निवेशकों को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया। दरअसल नतीजों के आने के बाद ही शेयर मार्केट ढह गया। इससे पहले पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार में उछाल की बात कही थी। एग्जिट पोल शनिवार 1 जून को आए तो उस दिन शेयर बाजार बंद था। 3 जून सोमवार को बाजार खुला तो शेयर मार्केट में रिकॉर्ड उछाल आ गया। 3 जून को भारतीय निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।
लेकिन 4 जून को नतीजे आते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई। बीएसई का मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया और बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद ये शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को उनकी हार की हताशा बताई। पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी बड़ी घटना पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब शेयर बाजार भी सियासत की दुकान में पहुंच चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शेयर बाजार में आई गिरावट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए, तो वहीं पीयूष गोयल बीजेपी के 440 पर पहुंचने को बड़ी घटना बताते हुए शेयर बाजार की गिरावट को सामान्य घटना बता रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सियासत के सट्टे पर शेयर बाजार में थिरकने वाले आम निवेशकों को अब करीब 31 लाख करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। तो वहीं अब ये पैसे ऊपर तभी आ पाएंगे जब दोबारा से भारत में कोई बड़ी घटना घटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार भी छत्तीसगढ़ में निराशा ही हाथ लगी है। कोरबा को छोड़कर सभी 10 सीटें बीजेपी की झोली में आ गिरी हैं, लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस में सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ये सवाल सीनियर लीडर्स के चुनाव लड़ाने के तरीकों पर उठाए गए हैं। उन्होंने इसकी समीक्षा करने की भी मांग रखी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार भी छत्तीसगढ़ में करारी मात मिली है। बीजेपी की आंधी में बड़े बड़े नामों के निशान मिट गए। 2019 में जहां 2 सांसद चुनकर आए थे, वहां इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट बचाने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर से ही फैसलों पर समीक्षा की मांग उठने लगी है और सवाल भी उठा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संकट के बादल छटते नहीं दिखाई दे रहे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य गठन के बाद से ही कांग्रेस की यही स्थिति है। लेकिन 2019 में ये आंकड़ा तो बढ़ा, लेकिन हालत फिर वैसे ही हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी इस बात को मान रहे हैं कि पार्टी के अंदर किसी नेता को बाहर जाकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी और इसकी कोई सहमति भी नहीं बनी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया, जो हार की एक बड़ी वजह बनी। चुनाव परिणाम भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले को लागू कर जीत की राह देखी थी, वो उल्टी साबित हुई। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मंत्रियों तक को कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा था। मंत्री कवासी लखमा को छोड़ दे तो बाकी सभी मंत्रियों को दूसरे लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजा गया, लेकिन वो 44,411 वोटों से हार गए। इसी तरह देवेंद्र यादव को भिलाई से बिलासपुर भेज दिया गया, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आए और 1,62,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं शिव डहरिया को रायपुर से जांजगीर भेजा गया, नतीजा 60,000 वोट से हार गए। ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से महासमुंद भेजा गया और उन्हें भी 1,45,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 10 सीटों को बरकरार रख छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल से सवाल पूछा। साव ने पूछा कि कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, कम से कम ये तो बताना चाहिए कि हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। विधानसभा के बाद में कांग्रेस में जो बगावती सुर शुरू होने लगे थे, वो अब लोकसभा चुनाव के बाद भी उठते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सहमति नहीं बनी थी, उसके बाद भी कांग्रेस के दिग्गजों को टिकट देना कहीं न कहीं कांग्रेस पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसके बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने सवाल जीतू पटवारी पर उठाए हैं। क्या कहा है उन्होंने और क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी में ही अंतर्कलह शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जीतू पटवारी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ साफ लहजे में कह दिया कि हार की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। हवाला खुद का दिया, बोले 2013 में जब हार हुई तो नेता प्रतिपक्ष का पद मैंने छोड़ दिया था। ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। अजय सिंह यही नहीं रुके, केंद्रीय नेतृत्व से भी हार की समीक्षा करने की गुजारिश की। वहीं कमलनाथ पर भी सवाल उठाने से अजय सिंह नहीं चूके। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने की। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद से ही अजय सिंह लगातार मुखर हैं और सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस में अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी कई और कांग्रेस के दिग्गज पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आएंगे। तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये हार कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।